नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 26 नवंबर का दिन, साल 2008, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। 4 दिनों तक आतंकियों ने एक तरह से पूरे शहर को बंधक बना लिया था। 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, होटल ताज, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, ओबरॉय को मिलाकर कुल 12 जगहों पर हमले हुए। गोलियों की तड़तड़ाहट से मुंबई गूंज रही थी, कांप रही थी। हवा में बारूद की गंध डरा रही थी। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। हमले में 10 आतंकी शामिल थे। 29 नवंबर तक मुंबई पुलिस ने 9 आतंकियों को ढेर कर दिया था और एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था। पुलिस को उसके पास से जो पहचान पत्र मिला था, उस पर नाम लिखा था समीर दिनेश चौधरी, पता लिखा था दिलसुख नगर, हैदराबाद। लेकिन जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो वो निकला पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला अजमल आमिर कसाब, वही कसाब जिसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस हमले के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत हुई। क्या आज आतंकी भारत की तरफ आंखें उठाने से डरते हैं या फिर ऐसे हमले की हिम्मत कर सकते हैं? हमारी सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस इतना मजबूत क्या हो चुकी है कि हमले से पहले ही आतंकी को ऊपर पहुंचा दिया जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि 13 सालों में देश कितना सुरक्षित हुआ और दुश्मन में कितना डर पैदा हुआ है। हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। How's the George? How's the George? यकीनन ये नया हिंदुस्तान है जो दुश्मन के घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन इस नए हिंदुस्तान के आगे दुश्मन के दिल में डर पैदा करने का हौसला सेना की बाजुओं में पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो क्या उनको फ्री हैंड देना देश को सुरक्षित करता है? सेना को मजबूत करना, आधुनिक हथियारों से लैस करना, आतंकी सुरक्षा को बढ़ाना दुश्मन में डर पैदा करता है। क्योंकि सच यह है कि मुंबई अटैक जैसा आतंकी हमला दोबारा नहीं हुआ। लेकिन 14 फरवरी 2019 को कौन भूल सकता है, जब आतंकी हमले में सेना के 40 जवानों की शहादत हुई थी। हालांकि उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान में घूम रहा है। तो क्या कसाब को फांसी की सजा के साथ बदला पूरा हो गया, या हाफिज सईद के जिंदा रहने से अभी भी बदला अधूरा है? उसका मरना जरूरी है क्योंकि दुश्मन में डर जरूरी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 26/11 हमले में आतंकियों से लोहा लेने वाले, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा रहने वाले कमांडो केशव जी। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी जी, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी और पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। लेकिन शुरुआत उनके साथ जिनकी वजह से देश महफूज, जिनकी वजह से आतंकियों को मार गिराया गया, जिन्होंने जिंदगी की परवाह किए बगैर आतंकियों के सीने में गोलियां दाग दी। शुरुआत केशव जी आपके साथ करना चाहूंगा और जरा उस वक्त की थोड़ी सी तस्वीरों को लोगों के जहन में ताजा कीजिए, क्योंकि जो अंदर रहकर बहुत कुछ बोलते हैं उनको एहसास होना चाहिए कि वो इतना बोलते हैं तो ये भी किस वजह से बोलते हैं। 26/11/2008 मुंबई पर जो पाकिस्तान ने जो भी दुस्साहस किया उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उस हमले में मेरे सशस्त्र साथी जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं केशव कमांडो उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। और उनके साथ में 167 लोग जो बेवजह बेगुनाह थे, उनकी जानें गई। उनके चरणों में भी उनकी आत्मा को शांति मिले, परमपिता परमेश्वर से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं जी।
जी सर। सर, उस हमले के बारे में जरा बताइए, कितना मुश्किल था आतंकियों को अंदर ट्रैक करना, उनको मारना, और कितनी बड़ी चुनौती थी? मैं समझता हूं कि सर ये चुनौती तो इसलिए थी कि इससे पहले कभी भी ऐसे महानगर में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ था। ये सिक्योरिटी एजेंसी के सामने एक बहुत ही बड़ा ऐसा बिंदु था, लेकिन क्योंकि एक योद्धा, एक सैनिक धर्म को पढ़ता है और उस पे चलने की कसम खाता है, और वो गीता पर जब हाथ रखता है उसी दिन से उसके दिल में ये भावना रहती है कि मैं इस देश के लिए कब काम आ जाऊं। वो उसका आखिरी और अंतिम सपना वही होता है, इसलिए चुनौती तो कोई मायने रखती ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, हमने जाबाजों को गवाया, हमने सिविलियंस को गवाया, और जो इसके पीछे का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, वो अभी भी जिंदा है। ये मलाल रहता है कि एक और मौका मिले और पाकिस्तान में घुसकर उसको मारा जाए। बिल्कुल सर, मैं तो हिंदुस्तान की सरकार से यही कहना चाहूंगा कि निर्णायक युद्ध की जरूरत है, निर्णायक लड़ाई तो होनी ही चाहिए। वो कब होगी, कैसे होगी, ये तो राजनीति तय करेगी, लेकिन क्योंकि बार बार ऐसे दुस्साहस क्यों, ऐसी लचीली व्यवस्था क्यों, मैं इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान, आप जैसे बुद्धिजीवियों का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये चीजें कब तक मानवता को क्यों कुचला जा रहा है। सत्य, न्याय, धर्म पर हम हिंदुस्तानी तो ये विश्वास भी रखते हैं, तो पड़ोसी को भी थोड़ा सा पहल तो करना चाहिए, और जब तक भय नहीं होगा तब तक ये सब चीजें मैं समझता हूं कि नहीं होंगी। इसलिए कड़े से कड़े फैसले रखने वाली सरकारों को हिंदुस्तान में हम सभी जिम्मेदार हैं। महसूस होता है क्योंकि उस वक्त के बारे में भी जानकारी ये कि सेना चाहती थी कि स्ट्राइक की जाए, लेकिन उनको इसके लिए परमिशन नहीं दी गई। अभी वर्तमान स्थिति में जो सरकारें, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, आपको लगता है कि अब ज्यादा मजबूत है और सेना को ज्यादा फ्री हैंड है आतंक के खिलाफ लोहा लेने के लिए, उनको कड़ा जवाब देने के लिए? सर, मैं समझता हूं कि मैं 2001 का भर्ती हूं, 10 जनवरी मेरा एनरोलमेंट डेट है, और मैं जब सेना में गया था तो उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें थी आफ्टर कि अभी कुछ मुझे ऐसा लगा है, मैंने महसूस किया है कि कुछ शक्ति, कुछ चीजें दी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित चीज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आम लोगों की जनजागृति या विश्वास पैदा हुआ है, ये तो आप तय करेंगे या हिंदुस्तान तय करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तो हुई हैं कि सेना को कुछ लग रहा है कि हमारे पीछे अभी ऐसा कुछ है कि हम कर सकते हैं कुछ। ठीक है, बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मुंबई में ताज होटल की तस्वीरें आज के दौर की हम आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी डिंपल वहां पर मौजूद है। डिंपल, 13 साल हो चले हैं, लेकिन लोगों के जहन में जो मुंबई ताज अटैक है उसकी तस्वीरें हमेशा ही जिंदा रहती हैं। बहुत कुछ बदल चुका है, आर्थिक नगरी में बहुत कुछ हो चुका है, समुद्र का पानी बहुत इधर उधर हो चुका है। वहां के लोगों से भी बात कीजिए कि 13 साल बाद वो कैसा महसूस करते हैं, क्या ज्यादा सुरक्षित हैं, और ताज होटल की तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पे आज से ठीक 13 साल पहले वो हमला हुआ था जिससे पूरी मुंबई दहल गई थी। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही ताज होटल है जहां पर आज से ठीक 13 साल पहले इसी जगह जहां से धुआं निकलती हुई तस्वीरें जो सभी लोगों के जहन में छप गई थी, वो तस्वीरें यहीं की थी, वो इसी ताज होटल की थी। इसके बाद मैं सामने दिखाना चाहूंगी कि गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त जहां से जो आतंकवादी हैं, जहां से समुद्री रास्ते से आए थे, कराची से आए थे, जो 10 आतंकवादी घुसे थे वो इसी रास्ते से घुसे थे। और यहां से आते ही जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जो जानकारी में सामने आया था कि स्थानीय लोगों को शक भी हुआ था, जैसे ही वो टैक्सी से उतरे थे, जो आतंकवादी थे उन पर शक भी हुआ था। आसपास उनकी जो बताया भी क्या था, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कहा अनसुनी कर दी उस चीज़ को, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो किसी ने सोचा नहीं था। आम तौर पे जहाँ लोग यहाँ पर इस वक्त घूमने आते थे, ठीक 13 साल पहले, ये वही जगह है जहाँ पे लोग घूम रहे थे आमतौर की तरह, हमेशा यहाँ पे जैसे आते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता गया, वैसे ही मुंबई पूरा गोलीबारी और धमाकों से गूंज उठी। हर तरफ चीख पुकार सुनने को आई और 160 लोगों की, देखते ही देखते 160 लोगों की जानें चली गई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। विजेंद्र,
जी बिल्कुल डिंपल, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी जी मौजूद हैं। हैदर अली जैदी जी, अक्सर इस तरीके के इनपुट आते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी आते हैं, बहुत सी बार ऐसे भी कॉल्स आते हैं जो झूठे होते हैं, फेक होते हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है हर वक्त अलर्ट रहने की। आपको लगता है कि जिस तरीके से वहां ये सब हुआ, इंटेलिजेंस का फेलियर तो था ही, लोकल जो वहां पर इनपुट था उसको भी शायद उतना गंभीरता से नहीं लिया गया था जिस वजह से सब हो गया था? नहीं, मैं आपकी बात से इस वक्त सहमत नहीं हूँ जी। मेरा मानना यह है कि पुलिस शुरू से जो है वो जो थ्रेट होता है उसको परसीव करती है। जो भी मेरी 30 साल की नौकरी है, जो भी इनपुट्स मिलते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड वॉर थी जी। ये अनप्रेसिडेंटेड थी और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इसका जिस बहादुरी से जवाब दिया, जिस बहादुरी से एलिमिनेट किया, और जिस उसके बाद जो भी चेंजेस आए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनके संरचना में, जिस प्रकार से हमारी नई एलीट फोर्सेस तैयार हुई जी, तो मेरा मानना ये है कि इसका ये करारा जवाब था। कर्नल देवानंद जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आज 13वीं बरसी और इस पर जैसा हमारे साथी ने भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी और उनके जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनके परिवार को हम बताना चाहेंगे कि उनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब आपने सवाल किया कि क्या कहीं चूक रही, क्या कोई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने तथ्य सारे देश के सामने रख दिए हैं। उस दिन उस हमले से पहले मेरा जहाँ तक ज्ञान है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस को इनपुट दिए थे कि कोई इस प्रकार का हमला हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सही कहा कि अब होता है क्या कि मैं यही समझ सकता हूँ कि इतने इनपुट्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जब तक स्पेसिफिक इनपुट नहीं देगी, तो मैं मानता हूँ वहाँ एक एसएचओ हो या एसपी हो या डीएसपी हो, आईजी हो, वो बड़े हर चीज़ को उनको टैकल करना मुश्किल होता है। दूसरी बात मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी इन्होंने कहा कि इससे पहले इस तरह के हमले नहीं हुए। 2008 तो साहब वो वर्ष था जिसमें हर कोई शहर अचूक ही नहीं छूटा था उग्रवादियों के हमले, और मुंबई, जयपुर भी शामिल था, लखनऊ शामिल था, चेन्नई था उसके अंदर। और रही बात जहां तक मुंबई का, 1993 में 2009 आदमियों की मौत होती है साहब वहां पर, 2000 के बाद में भी एक हमला होता है जिसके अंदर मुंबई। तो कहने का मतलब कि ये जो मानसिकता थी हमारे देश की, पॉलिटी की, सिक्योरिटी एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, कि दे वर टेकिंग कंट्री फॉर अ राइड। उन्होंने अपने देश को यह मान रखा था कि आदमियों की हत्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मान्यता मैं मानता हूं। अन्यथा जैसे अभी कमांडो हमारे साथ बोल रहे थे कि किस प्रकार से, आपने सवाल किया था क्या बदलाव आया है, बिल्कुल बदलाव आया है साहब। उग्रवाद की लड़ाई जब 90 में शुरू होती है और 2000 तक, 2010 तक, ये पॉलिटी का सवाल नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है जी। 2010 तक कौन सा ऐसा दिन था, आपकी पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, आपके मुंबई जो कैपिटल है, जो आपकी इकोनॉमी जिसको क्रश करने के लिए, कहां छूटा था साहब। बदलाव आया है मानसिकता में देश की, और मैं ये मानता हूं बदलाव शुरू होता है 2015 में, जब भारतीय सरकार ने इजाजत दी थी बर्मा के अंदर पहली सर्जिकल स्ट्राइक कहो या अंदर जाकर के हमने टेररिस्ट को ठोका था। उसके बाद जैसा आपने बताया, तो बदलाव देश के अंदर एक समय पे आया है जहां आज देश और गवर्नमेंट भी स्वीकार नहीं करती है एनी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन सर, मैं कुछ आंकड़े आपके साथ रख रहा हूं। 2015 का जिक्र किया, मैं 2015 से आगे कंटिन्यू करता हूं सर। पंजाब के गुरदासपुर में 27 जुलाई 2015 को आतंकी हमला हुआ, 4 जवान शहीद हुए। 7 दिसंबर 2015 में अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ, 6 जवान शहीद हुए सर। 25 जून 2016 को पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, 8 जवान शहीद हुए। 18 सितंबर 2016 में उड़ी अटैक, कौन भुला सकता है, 20 जवान शहीद हुए। 2017 में आतंकी हमले में 80 जवानों के साथ साथ 40 नागरिक मारे गए थे सर। हालांकि वो एक अलग बात है, 213 आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा गया था। 2018 में आतंकी हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, 91 सैनिक मारे गए, 38 लोगों की जान गई। यहां भी एक अलग इशू है कि 257 आतंकियों को ढेर किया गया। लेकिन सवाल यह है सर, एक तरफ 1999 करगिल था जिसमें कुल जो जाने गई थी वो 527 थी, और हम इन एक एक साल को काउंट कर ले तो उससे ज्यादा है सर। ये एक तरीके की वॉर ही तो है जो चल रही है। देखिए, जैसा अभी हमारे साथ साथी ने बताया, अनडिक्लेयर्ड वॉर।
हमको ये समझना पड़ेगा कि आज की सरकार या आज के पुलिस अधिकारी, आज के सैनिक अधिकारी पर ये लांछन लगाना कि तुम्हारे टाइम में ये हमला हो गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये 47 से चली आ रही बीमारी है जी। 71 में आके उसका इलाज भारत की सेना ने किया पाकिस्तान का, व्हेन दे रियलाइज कि अब हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन, और उन्होंने फिर दूसरा तरीका अपनाया वो टेररिज्म का जी। इस लड़ाई के अंदर अकेला ये टेररिस्ट शामिल नहीं है, ये पूरी दुनिया की बीमारी है साहब। 79-80 में जब रशिया अफगानिस्तान में आता है तो टेररिस्ट को जन्मदाता अमेरिका था, पाकिस्तान की मदद से। ये बहुत लंबा विषय है, पर सवाल यह कि हमारे देश के अंदर जो टेररिस्ट द्वारा हत्याएं होती हैं वो बंद होनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं। अब देखिए, इस 2008 के बाद एक वाटरशेड चेंज आता है कंट्री में। वो चेंज क्या आता है? देखिए साहब, पॉलिटी एक तरह से प्रेशर में आ गई कि अब हम ये देश के नागरिक हमारी बदमाशी नहीं स्वीकार करेंगे। होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था शायद 5-10 दिन बाद में। दूसरी बात, एनआईए का गठन होता है। तीसरा, काउंटर टेररिज्म सेल बनता है। चौथा, अपना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनता है। बदलाव आए, और आज देखिए पाकिस्तान हिमाकत करता है। पर एक मैसेज मैं मानता हूं देश के नागरिकों से, इंटेलिजेंस फेलियर जरूर हुआ था उस समय, कुछ तरीके से एक्शन में कमी रही, पर आज जिस प्रकार से हम प्रोग्रेस किए हैं, चाहे हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन सिस्टम हो, चाहे हमारी काउंटर उसकी करने की रणनीति हो, चाहे बॉर्डर्स को सील करने की रणनीति हो, चाहे हमारे डिफेंस सर्विसेज और पुलिस का, और उरी ज्यादा पुराने नहीं है, बिल्कुल पुराने। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हैदर अली ज़ैदी जी, सर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, बहुत और भी इशू हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, या फिर उस तरीके की एक्शन हो गए। पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में लग रही है। आपको लग रहा है कि पुलिस उतनी तेजी से मजबूत हो रही है, खुद को अपडेट कर रही है, या उन मामलों के अंदर पुलिसिंग पीछे छूट रही है? नहीं, मेरा मानना यह है कि सोसाइटी जैसे प्रोग्रेस करती है, पुलिस भी के संसाधन भी उसी प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं। आपकी टेक्निकल स्किल्स, इन्वेस्टिगेशन स्किल भी उसी प्रकार से इम्प्रूव करती हैं। और अब जो ज़माना है वो गैजेट्स का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो हम ये ज़रूर है कि और जो विकसित देश हैं उनसे हम कुछ मानों में थोड़े पीछे हैं, लेकिन इस मामले में मेरा पूरा विश्वास है, और मैंने देखा है कि हम जितनी तेज़ी से हमारी मानसिकता बदली है, हमारा मोरल बदला है, और हमने हमारे जो हमारे इनपुट्स हैं उन पे जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है। जी सर, अगर बॉर्डर को छोड़ दिया जाए सिर्फ, जी, अंदर जो भी इनपुट आता है वो सबसे पहले पुलिस के पास आता है, लोकल थाने के पास आता है कि फला फला जगह पर इस तरीके की इनपुट है या इस तरीके के थ्रेट है, जी, उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि जयपुर भी जख्म झेल चुका है। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमें वो चीज़ याद रहती है जो हो चुकी होती है, जी, लेकिन हम उस चीज़ को याद नहीं रख सकते, ना उनको बताना चाहते हैं कि हम कितने वारदातें टाल देते हैं। एक वारदात जो है हमारे साथ होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन हम 99 वारदात किस प्रकार से टालते हैं, ये भी एक उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दूसरा ये है कि इसमें जिस प्रकार से एक वर्किंग होती है सिस्टम की, उसमें इनपुट आता है, कुछ स्पेसिफिक इनपुट होता है, कुछ नॉन स्पेसिफिक होता है, तो उसकी सबकी SOPs बनी हुई होती हैं और उसी प्रकार से उस पर कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है। योगेंद्र जोशी जी, सर एक शब्द इस्तेमाल होता है मुखबिर, और पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मुखबिर सही और जमीन तक कड़ी मजबूती, तो फिर बहुत सी चीजों को रोक दिया जाता है। आपको लगता है कि बीते कुछ सालों के अंदर पुलिसिंग के ऊपर जो विश्वास है वो बढ़ा है, और जो क्राइम को कंट्रोल करने की एक पूरी सिस्टम होती है जिसके जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है, वो मजबूत हुआ है, या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी चीजें बैक चली गई हैं, पीछे चली गई हैं? नहीं विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पहले में और अब में बहुत परिवर्तन आ गया। मैंने 2007 के, जब मैं SOG में था, 2007 के हैदराबाद ब्लास्ट को देखा है, मैंने समझौता एक्सप्रेस वाले को देखा है, या अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट हुए थे वो देखें। 2007 के तो 3 हैं। 2008 में जयपुर में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर दिल्ली के अंदर 19 तारीख को बटाला एनकाउंटर हुआ। इन सब में मैं शामिल हुआ। मैंने क्या देखा था उस समय 2007-8 से लेके, कि हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क इतना मजबूत नहीं था। मेरे को मोबाइल कॉल डिटेल्स निकालने के लिए और उनका मिलान करने के लिए हाथ से नक्शा बनाना पड़ता था, तब जाके पता लगता था। और इतने मोबाइल फर्जी उस समय में थे मार्केट में कि मैं जामताड़ा, बंगाल, वेस्ट बंगाल तक गया इस संबंध में। तो मैंने देखा कि
आराम से मोबाइल चिपें मिल रही हैं और उनके माध्यम से ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ जो 9 ब्लास्ट हुए, इनकी हालत देखिए। ये जो पहले जितने ब्लास्ट हुए थे, अब जो आपने गिनाए हैं वो सब गिनाए हैं जिसके अंदर फौज सेना का नुकसान हुआ है। लेकिन 7-8 उसके पहले तो जनता का नुकसान सबसे ज्यादा किया गया। जहां अब दिल्ली के अंदर रख दिए, मैं गया था साहब, एक टेम्पो के अंदर ब्लास्ट रखा था बम, प्रेशर बम, और टिफिन नहीं, प्रेशर बम उसके अंदर, प्रेशर के अंदर, प्रेशर कुकर में। आप देखिए कि ऑटो रिक्शा लेके जा रहा है, बत्ती हो गई तो उसमें टाइमर लगा हुआ था। वो टाइमर जब ब्रेकर आया तो उसको लगा कि ये तो टाइम ऑफ होने वाला, फूटेगा। वो उतर के नीचे उतरा, वो ऑटो रिक्शा उछल के और पेड़ के ऊपर टक गया। वो तो अच्छा हुआ ड्राइवर बाहर था जो मरा नहीं, लेकिन वहाँ बैठने वाले करीब 50 आदमी मर गए। तो इस तरह की घटनाएं मैंने देखी है। पहले पुलिस तैयार नहीं थी, अब पुलिस तैयार है, मिलिट्री तैयार है। मैं ये भी कहूँगा, उस समय की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति अब मजबूत है। अगर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो आज मजबूत है, जो पुलिस को आज सपोर्ट कर रही है, जो पुलिस को आज कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, जो इनको संसाधन उपलब्ध कर रही है, उस समय में इस प्रकार की व्यवस्था कम थी। लेकिन आज हमारे पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे संसाधन इस प्रकार के जो लोकल टेररिस्ट थे, ये जो यूपी, आजमगढ़ यूपी, वहां के मैक्सिमम ये 10-15 जितने थे सब वहीं के थे। कुछ तो पकड़ में आए हैं, कुछ अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। और वो पकड़ में भी किस लिए नहीं आए हैं? राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप की वजह से आजमगढ़ से आज भी नहीं पकड़ में आए हैं। इसलिए मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में राजनीति से दूर होकर राजनीतिक लोगों को प्रशासनिक हस्तक्षेप को बंद करते हुए और इसके ऊपर प्रेशर से कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है। आप देवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कम शब्द मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं बता दूं कि एक सैनिक हूं, लेकिन जो पुलिस का कार्य था मुंबई के अंदर इस या किसी भी टेररिस्ट अटैक में डील करने का, ये बड़े सराहनीय कार्य है। इनको बधाई देनी चाहिए देश को। जैसे भी मेरे साथी ने बताया, पैनलिस्ट ने, इनकी प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी है, इनकी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल है, इनकी प्रॉब्लम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो मैंने मेरे सर्विस काल में हर जगह महसूस किया है। कश्मीर में किया, श्रीलंका में किया, पंजाब में किया है, असम में, हर जगह किया है। तो इनका कार्य सराहनीय पूर्व होता है। बट जो जिस प्रकार से इन्होंने स्वीकार किया, मैं भी मानता हूं आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, आपको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रहा है, आपके पुलिस सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इक्विपमेंट सारा, शायद बदलाव आ रहा है। इसकी चर्चा ब्रेक के बाद करेंगे। यकीनन 26/11 को 13 साल हो चले, लेकिन अब वो भारत नहीं है। अब वो भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर भी मारता है, और अगर दुश्मन घर में घुस जाए तो भी मारता है। बहुत कुछ सीखा है हमने, और इसी पर हम बात करें कि कितनी हमारी पुलिसिंग बदल गई, कितनी हमारी सेना बदल गई, कितनी हमारी सरकार और राजनीतिक इच्छा शक्ति बदल गई। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ कमांडो केशव हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। हैदर अली जैदी जी, कोई भी कार्रवाई जब होती है तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, रिएक्शन टाइम। अगर वो रिएक्शन टाइम ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो कैजुअलिटी बढ़ती चली जाती है, या फिर आपकी भाषा में कहे अपराध होने की और अपराधी के बचने की चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। क्या उस दौर से और आज के दौर में ये रिएक्शन टाइम पुलिसिंग के अंदर कम करने की कोशिश की गई और वो मिनिमम किया गया? नहीं, यकीनन जो है वो रिएक्शन टाइम, रिस्पांस टाइम और मोरल जो पुलिस का होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और हम आज नमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शहीदों ने, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस की जी। और सबसे बड़ी सेक्रीफाइस होती है अपनी जान देना, और ये मानते हुए कि आप किसी बड़े कॉज के लिए जान दे रहे हैं। एक शेर है इसमें कि जिस धस से कोई मख्तल को चला, मतलब जिस धस से मख्तल का मतलब कत्लगाह को चला, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो आप इतने सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए इतने तैयार होते हैं कि आपकी जान की कीमत कुछ नहीं होती। आपको लगता है कि मेरी जान देने से कितने सिविलियंस की जान बचेगी, कितने लोगों की जान बचेगी। सर रही सवाल रहा सवाल आपने जो कहा है कि प्रिपेयर्डनेस का गलती, जो अब जो रिस्पांस टाइम है, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर जो हमें हमसे गलती होती है, चूक होती है, उससे हम सबक लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और हम कोशिश करते हैं कि जितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं अपनी रिस्पांस टाइम में, हमारी सूचना तंत्र में, वो करते हैं। और जोशी साहब भी कहते हैं ह्यूमन इंट की बात,
तो पहले सिर्फ ह्यूमन इंट था, ह्यूमन इंटेलिजेंस थी जी। अब डिजिटल जो इम्प्रिंट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और उनमें बहुत सारे जो ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, क्या होने वाली हैं, और ये किस तरफ जा रही हैं। सर, सेना तो हमेशा सियासत के आदेशों के हिसाब से चलती है और उसके बाद अपना सबसे सर्वोच्च देने की कोशिश करती है। पुलिस के ऊपर भी इस तरीके का सियासी दबाव होता है, या कुछ ऐसे किस्से आपको याद जहां बार बार फोन किया गया हो नेताओं को या जो भी जिम्मेदार मंत्री हैं, साहब परमिशन दीजिए, और वहां से कहा जाए होल्ड कीजिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ जो है वो कुछ जो हम देखते हैं उनमें होता है। हमारा जो है SOP तय होता है, हमारा चेन ऑफ कमांड तय होता है, और सिर्फ हमारी चेन ऑफ कमांड जो है हमें जो आदेश देता है उसकी हमें पालना करनी पड़ती है। हमारा ताल्लुक किसी और से नहीं होता, हमारे डिपार्टमेंट से होता है और हमारे चेन ऑफ कमांड से होता है। केशव, आपको लगता है कि मुंबई अटैक के दौरान रिएक्शन टाइम या रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने की वजह से इतना ज्यादा आतंकी कहर बरपा पाए? अगर क्विक एक्शन होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं इस पे पूरा यकीनन ये है, क्योंकि ना तो मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही डिले कर दिया सबसे पहले तो, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है NSG जी। तो ऑलरेडी हम 9 घंटे लेट थे सर। तो वहां पर मुंबई पुलिस के पास में आपको पता है कि कितने संसाधन होते हैं, क्योंकि वो उनका ये है नहीं ना टास्क सर जी। तो वहां पर ये सब बहुत कुछ हो चुका था, तब आप NSG को बुला रहे, और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी थी सर। तो ये तो इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा सर कि हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर हो या फिर अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, उनको ये स्वीकार करना ही चाहिए सर। सर, NSG और कमांडो हर वक्त तैयार होते हैं। यस सर। उनको परमिशन मिले तुरंत वो एक्शन में आते हैं। आपको लग रहा है कि यहां अगर तुरंत रिएक्शन होता तो NSG बहुत कुछ बदल सकती थी? मुंबई में जो हुआ वो बहुत कुछ बदल सकता था? और क्या इसके पीछे आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि जो 160 से ज्यादा जिंदगियां गई हैं, उनके पीछे आतंकी तो थे ही, पॉलिटिकल विल पावर भी एक बड़ी चीज थी, जो एक्शन नहीं ले पाए, जो फैसले नहीं ले पाए, जो ऑर्डर नहीं दे पाए? दोनों, जो राज्य सरकार महाराष्ट्र और हमारी केंद्र सरकार, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम बहुत सारी जानों को बचा सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। बिल्कुल, हमें जल्दी से हम तो ऑलरेडी तैयार रहते हैं सर, पूरे जहाज तैयार खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे और जाने के लिए। और उसके बाद में हाँ चेंजेस आए हैं, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया। उसके बाद में तो मैं खुद ट्रेनिंग दिया है। मुंबई में हमने हब खड़ा किया, कलकत्ता में हमने हब खड़ा किया, हमने चेन्नई में हब खड़ा किया, क्योंकि उस टाइम पर सर ये मैं सॉरी पहले ऐसे कह रहा था, उससे पहले ब्लास्ट वगैरह हुए थे, बंधकों वाला ये सिस्टम, ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ था जी। तो इसलिए उसके बाद में तो बहुत सारे 4-5 हब हमने तैयार कर दिए। और अब जहां से भी है जल्दी से जल्दी जो भी नजदीक स्टेशन होगा जहां से NSG आ सकती है, वहां से पूरे देश में ऑपरेट करेगी NSG। ठीक है कर्नल देवानंद जी, सर पहले हम देखते थे कि आतंकी हमला हुआ, इतने सिविलियंस की जान चली गई, आतंकी हमला हुआ, इतने वहां के लोकल लोग मारे गए। अब यकीनन हमले हो रहे हैं, आतंकी काफी ज्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है, शहादत हो रही है। सर, क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि आतंकी घुसने ना दिए जाएं, इसलिए एक दीवार के तौर पर सेना खड़ी और गोलियों को झेलती है, यह बदलाव आया? मैं इस बात से पहले थोड़ा सा रिएक्शन टाइम के ऊपर जो अभी हमारे साथी बता रहे थे बताना चाहूंगा कि देखिए, इस ऑपरेशन के अंदर जैसे पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स 25 या 24 तारीख को महाराष्ट्र पुलिस को दे दिए गए थे, उसके बाद जब वो बीच के ऊपर आते हैं, वहाँ किसी को खबर लगी कोई आदमी घूम रहे हैं, और जब तक वो फायरिंग करते हैं, इससे लेकर के पूरा इन्होंने 3 दिन लगाए, उसमें डिले इन रिस्पॉन्स था। आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, डिले इन रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था, मुझे नहीं लगता किसी ने जानबूझ के की होगी, पर उस समय क्या था कि एक सिस्टम था, NSG होम मिनिस्ट्री, NSG का एक ही हब था, वो दिल्ली के अंदर था। आज के अंदर 2008 के हमले के बाद 4 हब्स बना दिए गए हैं। अब 4 जगह NSG डिप्लॉयड है, रिएक्शन टाइम कम हो गया है। अब NSG की SOPs रिफाइन हो गई हैं। यस, डिले था, बट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, और देश के नागरिकों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उन गलतियों को सुधार कर दिया गया है। आज के दिन ऐसा हादसा मैं नहीं समझता, अगर कोई दुस्साहस करेगा तो उसका निपटारा जल्दी तय होगा, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये जो टेररिस्ट हैं और जो सेना की जो मुठभेड़ चलती रहती है,
अपने को, हमारे नागरिकों को, आपको, हमको, सबको एक चीज समझनी पड़ेगी साहब, कि दुश्मन भारत का पाकिस्तान या चीन अकेला नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे देश में भी बैठे हैं, जो हमारे जयचंद और जो जिस प्रकार के लोग हैं। और मैं ये मानता हूं पॉलिटी के अंदर ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनके कारण उग्रवाद को जन्म मिला, ताकत मिली, जैसे 370। आप 5 साल पहले आपके चैनल पे मेरी डिबेट होती थी 370 को लेकर के, जब मैंने कहा था दूध का दूध पानी। अब आप देखिए 370 जैसे कानून को पॉलिटिकल पार्टी, मेन पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम इसको वापस लाएंगे। अरे शर्म करो यार। अब टेररिज्म को जन्म देने वाला ये 70 साल का इतिहास है साहब। अब 2002-3 से लेकर के फेंस बन गई, प्रोटेक्शन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, सैटेलाइट हमारे लग गए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जो अंदर बैठे हैं जयचंद, और रही बात 2-4 जो बाहर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, मैं एक चीज समझ सकता हूं, जो लेटेस्ट अभी मैं सिक्योरिटी की चर्चा कर सकता हूं आपसे। आज के दिन पाकिस्तान की तरफ से अगर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना है तो LOC के ऊपर करना नियर इम्पॉसिबल है। वैसे हो कभी भी सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अंदर है, देखिए ऑपरेशन ऑल आउट में क्या डिफरेंस है साहब? डिफरेंस यह है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, जो जासूसी का काम करते थे, अब बाकी टेररिस्ट तो खत्म हो गए, इनके ज्यादातर आना बंद हो रखा है। सेना चौकस है, गवर्नमेंट चौकस है, इंटेलिजेंस इनपुट हमारे पास इतने हैं कि उसको ढूंढ ढूंढ के, कल देखा होगा आपने, कल बड़ी डिबेट चल रही थी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा समय लगेगा, और देश के नागरिकों को सरकार, सेना और पुलिस तो काम कर रही है, पर साहब जो पीछे जयचंद बैठे हैं, जो आपकी संसद और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करते हैं एंटी नेशनल, उसको कहीं हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज सैनिक तो बलिदान, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो जनता के द्वारा ही चुनकर जनता के लिए ही भेजे जाते हैं और जनता के लिए ही काम करना होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? आई वांट टू कम्युनिकेट अ पॉइंट विद नेशन, नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसी सरकार आएगी। आपने जैसा सोचा वैसी सरकार दी, जिसने ठोक ठोक के, आजकल क्लियर कट पॉलिसीज हैं, कृपया करके उन लोगों को भी फिल्टर आउट करो जो देश की सुरक्षा के और राष्ट्रवाद के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उनका फिल्टरेशन करना पड़ेगा। नजर में जो गलत हो सकता है इंटरनली, वो दूसरों की नजर में सही भी होगा। योगेंद्र जोशी जी, जिन जयचंदों का जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल और भी होता है, स्लीपर सेल, जो अंदर रहकर सिर्फ उनका इंतजार करते हैं, उनके लिए लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से सो जाते हैं। सेना उनको बॉर्डर से उधर रोक सकती है और बॉर्डर में घुसने के बाद मार सकती है, लेकिन अंदर के जो ये स्लीपर सेल कहलाते हैं, इनको खत्म करने की जिम्मेदारी आती है पुलिस की। 2008 के बाद क्या कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाए गए, अभी भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि खतरा अभी भी ऐसा नहीं है पूरे तरीके से खत्म हो गया है, या फिर ऐसी किसी ऑपरेशन की जरूरत है जहां इनको चुना जाए, इनको नोटिस किया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? देखो विजेंद्र जी, 26/11 के अंदर सबसे पहले कोलाबा में उतरे थे और उतल के मछली मार्केट में गए थे। अब आप देखिए, मछली मार्केट मुस्लिम एरिया है, लेकिन उन लोगों को भी ये पता चल गया था कि ये हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी जी, लेकिन पुलिस सोती रही। तो सबसे पहले तो ये था कि उस समय की जो स्थिति थी, क्योंकि इतने ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस भी बड़े आराम से कार्रवाई करती थी और उनको ज़्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन 2007-2008 में धड़ाधड़ कार्रवाई हुई है और इतने लोग मारे गए सिविलियंस, तो अब पुलिस उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में पहले थी जी। अब क्या स्थिति है कि जो हमारी पुलिस है, वो जो लोकल नागरिक हैं, जो शेल्टर देते हैं, उनके लिए हमारी बीट प्रणाली कंफर्म कंट्रोलिट होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं है जी। जिस नागरिक, जैसे हमारा मुस्लिम एरिया है, कोई हिंदू एरिया है, किसी भी एरिया में कोई किराएदार रहता है, वो किराए से आके रहते हैं। ये यहाँ तो ऐसा था कि जब यहाँ एक MP का जब अपहरण हुआ था, तो उस समय में वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ वो आते जाते थे, लोगों से बड़े अच्छे रसूखात थे, और अंदर उसके घर में अंदर उस MP को अंदर बंद करके रखा हुआ था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बीट प्रणाली मजबूत नहीं होगी, जब तक नागरिकों से पुलिस लगातार संपर्क में नहीं होगी, तब तक इस व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। और मैं दावे से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमारी बीट प्रणाली शून्य है, बिल्कुल। वो जब तक नहीं होगी, हैदर अली ज़ैदी जी हैं, हैदर अली ज़ैदी जी, आप जवाब देना चाहेंगे सर? नहीं, जोशी साहब ने मेरे साथ भी काम किया है,
इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली पहले से हमारा सूचना तंत्र भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। हमारा जो आम कांस्टेबल का जो IQ था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और हमारे टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स हमने काफ़ी बढ़ाया है। जी सर, उसके बारे में ज़रा बताइए, अगर कुछ बता पाएँ। सीकर के आसपास जो पूरा स्लीपर सेल को डिकोड किया गया था, ब्रेक डाउन किया गया था उस चेन को, क्योंकि उसमें लोकल पुलिस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इंटेलिजेंस तो था ही। हाँ जी, मैं उस वक्त वहाँ SP था, ये 2013 की बात है। हमें इनपुट मिला था यहाँ से, फिर हमने राउंड अप किए थे उनको और इस तरह के और ऑपरेशंस भी किए जो कि एक तरह से सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन ये 100% श्योर है कि जब भी कोई एक्शनेबल इनपुट मिलता है तो हमारी पुलिस में, हमारे फौज में किसी जवान से लेकर अधिकारी तक इतना जज्बा होता है कि उसके लिए वो अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस तक देने के लिए तैयार होता है। जी सर, मैं एक बार मुंबई का रुख कर लेता हूं। मेरी सहयोगी डिंपल लगातार बनी हुई है। डिंपल, कुछ लोग अगर वहां पहुंचे हैं तो उनसे जरा बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सालों पहले तक वहां आने से डरते हों, लेकिन आज वो गर्व के साथ खड़े होंगे क्योंकि उनको पता है कि वो महफूज है। बिल्कुल विजेंद्र, जो हादसा यहाँ पे 13 साल पहले हुआ था उससे जो लोगों के मन में डर था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके कई समय बाद तक जो लोग हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे जो पर्यटक हैं वो जितने चाहे मुंबई के हों चाहे बाहर से आने वाले हों, शाम के वक्त यहाँ रोज़ इकट्ठा होते हैं। और लेकिन जब वो धमाके हुए थे उसके कई सालों बाद तक जो लोग हैं वो शाम को यहाँ आने से डरते थे कि कहीं वैसा ही मंजर दोबारा ना देखने को मिल जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहूँगी, सर आप मुंबई से हैं? नहीं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आपको धमाके के बारे में पता होगा यहाँ पे जो 26/11 को हुआ था? है तो मालूम है। आए हैं, इससे पहले भी आए हैं यहाँ पर? हाँ, हर बार आते। उसके बाद थोड़ा सा डर रहा था? हाँ, उस धमाका हुआ था यही था, बहुत डर था मन में। बाद में इधर आने का डर लग रहा था। अभी भी घर वालों को जब बोलता हूँ मैं इधर आ, तो पहले बोलते हैं इधर से इधर जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। अभी भी डर है मन में, लेकिन ये क्या है, मुंबई की पब्लिक है, महाराष्ट्र की पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, ऐसा ये तो आदत हो गई है। कितने भी आओ कितने भी जाओ, हम तो डरते नहीं है। यहाँ पे जो कुछ जो फोटोग्राफर्स होते हैं यहाँ पे जो पर्यटकों की फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ पे इनसे पूछना चाहूँगी, सर आप कहाँ से हैं? यहाँ हम मुंबई से ही हैं। आपको 26/11 हमले का पता होगा, आज 13 साल हो चुके हैं उसको। वो तो समय बीत चुका है, हम उसे भूलना चाहते हैं। अब से उस समय से अब तक कोई फ़र्क आया है? कोई बहुत फ़र्क है यहाँ पे। अब हर लोगों के ऊपर CC कैमरे का यहाँ निगरानी है, हर लोगों के ऊपर, क्योंकि जो भी आने जाने वाला व्यक्ति है हर लोगों की चेकिंग होती है। कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब उनका देखा जाता है यहाँ पे आने के बाद। अब तो बिल्कुल विजेंद्र, आपने सुना कि जो लोगों के मन में डर है वो अभी भी बरकरार है, चाहे बाहर से लोग आते हो या फिर चाहे मुंबई के रहने वाले हो। कई दिनों तक यहाँ पे लोग आने से डर रहे थे क्योंकि कहीं वैसा ही मंजर दोबारा ना देखने को मिल जाए। और लेकिन उसके बाद जो सख्ती है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि उस वक्त ऐसा था जो प्रशासन है उतना ज़्यादा अलर्ट नहीं था उस वक्त भी, जिस वक्त ये धमाका हुआ। और उसके बाद जो लापरवाही थी वो सामने भी आई थी। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे पुलिस है वो हमेशा घूमती रहती है, प्रशासन बड़ा अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि ये वो बिजिएस्ट एरिया कह सकते हैं मुंबई का, जहाँ पे पर्यटक काफी ज्यादा आते हैं। क्योंकि एक तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से समुद्र का व्यू काफी अच्छा है, और एक तरफ यहाँ ताज होटल है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं शाम के समय में भी। और ऐसे वक्त में जो प्रशासन है, पुलिस को अलर्ट रहना सबसे ज्यादा। एक बार ताज का पूरा दीदार कराइए, समुद्र का दीदार कराइए, गेटवे ऑफ इंडिया का दीदार कराइए, क्योंकि अब कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल विजेंद्र, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही ताज होटल है जहां से जो 13 साल पहले जहां पे जो खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली थी, उसी वही खिड़कियां हैं जहां से धुएं निकलती हुई तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी बदलाव हो चुका है, सामान्य है अब जनजीवन। क्योंकि 13 साल बाद वो जो चीज़ें हैं उसको कैसे जैसे उनकी भरपाई की गई है, और जो जख्म थे, हालांकि जो लोग हैं उनके मन में जो डर है वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद जैसे सामान्य लोग आते थे यहाँ पे, पर्यटक बाहर से आते थे, वैसा ही देखने को मिला। मैं आपको एक बार उधर का नज़ारा दिखाने चाहूँगी जहाँ से जो जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है बॉम्बे में, बिजिएस्ट एरिया कहा जाता है ये मुंबई का सबसे ज़्यादा, जहाँ पे अब यहाँ पे जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहता है। और आज क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है,
लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जमा होते हैं, फिर चाहे बाहर से हो चाहे मुंबई के हो। गेटवे ऑफ इंडिया में आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ से, जो कि क्योंकि आज 13 साल हो गए थे और इससे लेकर सुबह भी आज श्रद्धांजलि दी गई थी। जो शहीद हुए थे उनको लेकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम था और जो आप सामने देख सकते हैं यहीं पर वो कार्यक्रम था। सुबह 9 बजे कार्यक्रम रखा गया था और श्रद्धांजलि दी गई थी उन शहीदों को जो इस धमाके में, जो उस बड़ी खौफनाक धमाके में शहीद हुए थे जी। और यही शुक्रिया अब क्योंकि तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है कर्नल देवानंद जी, क्योंकि इस अटैक को भुलाया नहीं जा सकता। जख्म भर सकते हैं लेकिन वो कसक हमेशा तब तक रहेगी जब तक कि हाफिज सईद जिंदा रहेगा। बिल्कुल, मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था। देखिए कि जो हादसा हुआ वो हो गया, उसके बाद जो बदलाव आए भारतीय सरकार की ओर से, नागरिकों की ओर से, पुलिस की ओर के, सेना की ओर से, बड़े अच्छे अच्छे, मैंने कहा NII, NSG के 4 सेंटर बने, सेंट्रल हमारा इंटेलिजेंस ग्रिड सिस्टम बना, ये सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट की भी और पॉलिसी बहुत सही है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एंड एनी काइंड ऑफ एक्ट्स। बट जो चीज़ है लखवी और वो व्यक्ति जो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, भारत सरकार को दबाव डाल करके उनको फंदे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो हेडली था जिसने बाद में कंफर्म किया कि भाई ये ISI का इसके अंदर हाथ था, पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ था, तो ये क्या कारण थे कि आज भी मोदी जी जैसा लीडर होने के बावजूद उसको 35 साल की जेल हुई, पर जेल के बाद उसको हमारे हवाले क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उसको इंटरोगेट किया गया? एक उम्मीद बता दीजिए, जैसे लादेन को मारा गया, क्या ये मरते हुए दिखाई देंगे? मैं यही आपसे बात कहना चाह रहा हूं। जो 5 अगस्त 2019 को वादा किया गया था कि POK लेना है, ये POK आप लीजिए मोदी जी, पर मेरी आपसे गुजारिश है, जो देश के दुश्मन हैं, जैसे हमारा ये लखवी है, जैसे इसका गुरु आतंकवाद, इनको घर में घुस के मारना पड़ेगा। अब समय आ गया, देरी और नहीं की। एक और चीज कहना चाहूंगा, उसी समय जो ताकतें थी देश के अंदर हिंदू और मुसलमान करने की वजह से, जो हिंदू टैग का इसको नाम देना चाह रहे थे और कुछ लोगों ने तो किताब भी छाप दी थी, तो आप बैठे क्या कर रहे हैं? सर, क्योंकि कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने 2 बार उसका लोकार्पण भी कर दिया था किताब का, छोड़ देते हैं उस चीज को। लेकिन केशव जी 2 लाइन में मुझे बताइए सर, जिन्होंने पूरा हमला रचा था क्या उनको घर में घुसकर मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे सर, और कर्नल साहब से मैं सहमत नहीं हूं। इतना भी कुछ बदलाव नहीं हो गए हैं जो पर्याप्त हैं, बदलाव अभी बाकी है। किसी मोदी को श्रेय हम नहीं दे सकते। और दूसरा कि पूजे नहीं गए वीर तो कौन पंथ अपनाएगा, दुश्मन की तोपों के आगे सीना कौन अड़ाएगा, तो ये श्रेय जाता है उनको जिनकी सांसों से यह तिरंगा फहरता है। जी सर। हैदर अली जैदी जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि खतरा बाहर से आएगा उसको तो रोक लेंगे, अंदर के खतरे को कैसे रोका जाए इसको लेकर आपको लग रहा है कुछ नया सिस्टम बनना चाहिए? चंद शब्दों में सर। आगे बाहर के खतरे भी हम निपटेंगे, अंदर के खतरे निपटेंगे। मैं पूरे विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम में बहुत तैयारी है, पूरी तैयारी है, हमारा जज्बा उतना ही बुलंद है जी, और हम किसी भी कीमत पर किसी भी ऐसे तत्व को कामयाब नहीं होने देंगे जिससे कि हमारे सामाजिक संरचना को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। योगेंद्र जोशी जी, आपको लग रहा है कि लोकल लोगों की जिम्मेदारी सेना से कम नहीं होती, अगर वो भी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा लें तो सेना का आधा काम पूरा हो जाता है? देखिए विजेंद्र जी, लोकल लोग तो करेंगे ही, जनता का काम नहीं है, लेकिन सूचना देना तो है जी। लेकिन हमारे देश के अंदर जो हमारी पुलिसिंग है उसमें सूचना तंत्र के अंदर विकास करना पड़ेगा, जो अभी नहीं है। जैसे सूचना तंत्र बढ़िया तैयार हो जाएगा तो ये आतंकवादी गतिविधि और अंदर के जो दुश्मन हैं ये अपने आप निढाल हो जाएंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। जैदी जी आपका बहुत शुक्रिया, देवानंद जी आपका शुक्रिया, केशव आपका शुक्रिया, योगेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, जो सच्चे मन से हिंदुस्तान में आएगा उसके सामने हिंदुस्तान सिर झुकाता है, और जो दुश्मन बनकर आएगा उनके सिर को काटने की हिम्मत भी रखता है। जिन्होंने 26/11 के दौरान शहादत दी, आज फर्स्ट इंडिया और पूरा देश उनको नमन करता है, उनको सैल्यूट करता है। नमस्कार।